ऑफ यू। आज हम लोग का पहला क्लास है। इस क्लास पे हम लोग क्लाउज के बारे में पढ़ेंगे। क्लाउज पढ़ने से पहले हमको कुछ मुख्य बिंदु पर ध्यान देना होगा। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि कोई भी सेंटेंस होता है, एक उसका सिंपल स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। ठीक है। सब्जेक्ट के बारे में आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि कोई भी सेंटेंस होता है उसके पहले जो लिखा हुआ रहता है वो सब्जेक्ट होता है। जनरली सब्जेक्ट जो होता है वो बताइए आप बताइए कौन सा सब्जेक्ट होता है। अच्छा, किसी आदमी का नाम। ठीक है, हम लिख दिया किसी आदमी का नाम, यानी पर्सन का नाम, है ना। पर्सन का नाम सब्जेक्ट हो सकता है। और बताइए। अच्छा, एनिमल का भी नाम। हाँ, ठीक तो कह रहे हैं। अच्छा, आप बताइए। अच्छा, प्रोनाउन। अच्छा, सर्वनाम। अच्छा, हाँ, तो प्रोनाउन का जो भी रहता है वो भी सब्जेक्ट का काम करता है। ये तो जनरली सभी जानते हैं। इसके अलावा यानी ये जो है इन पर्सन और एनिमल जो है अनेक शब्दों के बदले, इन दोनों के बदले हम लोग बोल सकते हैं कि नाउन इज द एसेंशियल थिंग्स फॉर बीइंग ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। यानी नाउन ही ऐसा है जो किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने की क्षमता रखता है। इसके अलावा और कुछ नहीं। नाउन का इक्विवेलेंट हो सकता है, नाउन के बदले आ सकता है, वही सब्जेक्ट हो सकता है। इसके अलावा और कोई भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा, 8 होते हैं। उनमें जो नाउन है वही सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है। इसलिए इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे इंग्लिश में। इसके अलावा नाउन तो हम लोग समझ गए कि नाउन कुछ भी होगा, व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम अगर किसी यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा तो वो सब्जेक्ट का काम करेगा। इसके अलावा हमेशा नाउन अकेले तो जाता नहीं है। जैसे कि स्कूल में हमेशा प्रिंसिपल ही कोई काम नहीं करता है, उसका वाइस प्रिंसिपल भी काम करता है। प्राइम मिनिस्टर ही नहीं जानते हैं, उनका जो असिस्टेंट होता है उनके इक्विवेलेंट के रूप में उनके जगह वो जाता है। उसी तरह नाउन का इक्विवेलेंट भी होता है। नाउन का इक्विवेलेंट होता है जेरंड। जेरंड मीन्स, जेरंड जिसको हम लोग V4 के नाम से जानते हैं। V4 जैसे एग्जाम्पल जैसे हो गया, कोई एक वर्ब है उसमें ing जोड़ देते हैं तो V4 बन जाता है। ये जैसे वॉकिंग हो गया, डांसिंग हो गया, ये सब हुआ। इसी तरह आप लोग जानते होंगे V4, तो ये भी नाउन के इक्विवेलेंट के रूप में। इसका यूज कैसे कर सकते हैं, जैसे हम लोग बोल सकते हैं वॉकिंग इज वेरी यूजफुल, वॉकिंग इज वेरी यूजफुल फॉर हेल्थ, ऐसे बोल सकते हैं। डांसिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, ऐसे बोल सकते हैं। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पर ये जो है, ये जिरंड जो है, ये जो है, जैसे डांसिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। डांसिंग इज ए गुड एक्सरसाइज हो जाएगा। अब डांसिंग, अब यहाँ पर देखो डांसिंग जो ये है, या वर्ब नहीं बोलेंगे हम भी, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ही इज ईटिंग, ही इज गोइंग, इसमें वर्ब। यहाँ ये तो वहां पर वर्ब का काम करता है, लेकिन यहाँ जो है डांसिंग, ये चूंकि देखिए यहाँ पर क्या है, ये वर्ब है। वर्ब के पहले दुनिया का कोई भी वर्ड, वर्ब के पहले जो जितना लंबा भी हो कोई मतलब नहीं है, उसके पहले जितना भी वर्ड रहता है वो सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। जैसे डांसिंग क्या हो गया, यहाँ पर सब्जेक्ट का ग्रुप, सब्जेक्ट हो गया। उसी तरह
नाउन के इक्विवेलेंट के रूप में इन्फिनेटिव भी होते हैं। इन्फिनेटिव मीन्स वर्ब के आगे टू लगा देने पर, जैसे टू ईट, टू गो, टू वॉक। और जैसे हम लोग यहाँ बोले वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ, इसके जगह हम लोग बोल सकते हैं टू डांस। जैसे हम लोग इसके जगह बोल सकते हैं टू डांस इज ए गुड एक्सरसाइज, टू वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ जो टू, जैसे हम लोग बोलेंगे टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, ये टू वॉक यहाँ पर ये भी सब्जेक्ट का काम करता है। तो इसका जानकारी देना जरूरी था, क्योंकि जनरली नाउन प्रोनाउन को ही सभी सब्जेक्ट समझते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट के रूप में अगर जेरांड है, इन्फिनाइट है, ये भी सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। अब हम लोग वर्ब के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। वर्ब तो आप लोग जानते ही ऑलरेडी हैं, कि जिससे ए वर्ब दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और ए वर्ब दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग, यानी किसी काम के करने या कुछ होने का जिससे बोध होता है उसको वर्ब बोलते हैं। जैसे कि हमारा ईट हो गया, डांस हो गया, वॉक हो गया, etc, है ना। इसमें कुछ विशेष क्लास लिया जाएगा वर्ब का अलग से। ये था क्लाउज पढ़ाने से पहले थोड़ा सा मुख्य बिंदु को जानना जरूरी था, ताकि क्लाउज आप लोग को समझ में अच्छी तरह आए। अदर वर्ड, ये अदर वर्ड क्या होता है? अदर वर्ड में यह दो आता है, दो चीज आता है। एक होता है ऑब्जेक्ट आ सकता है यहाँ पर, और दूसरा आ सकता है कंप्लीमेंट। यहाँ एक ऑब्जेक्ट आ सकता है, कंप्लीमेंट। अब बोलेंगे ऑब्जेक्ट, यहाँ तो जनरली सभी समझते हैं कि जो यहाँ पर आता है वो सब ऑब्जेक्ट होता है। जैसे राम इट्स ए मैंगो। राम इट्स ए मैंगो। राम गोज टू मार्केट। अब देखिए यहाँ मैंगो है, राम इट्स मैंगो, ये राम है सब्जेक्ट जान ही रहे हैं, ये जो होता है वर्ब होता है ये जान ही रहे हैं, लेकिन ये जो है मैंगो। अब राम खा रहा है, उसका वर्ब खाने का काम है, उसका इम्पैक्ट किस पर पड़ रहा है? इम्पैक्ट मैंगो पर पड़ रहा है, यानी या तो आम आधा हो जाएगा खाने से, या तो खत्म ही हो जाता है, फिनिश ही हो जाएगा, यानी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर वर्ब के बाद अगर सब्जेक्ट कुछ वर्ब क्रिया करता है, वर्ब करता है, और उसके करने से जिस वस्तु पर इम्पैक्ट पड़ता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जैसे राम laughs at me, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें है मैंगो पर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, तो यहाँ ये मैंगो जो है ऑब्जेक्ट का काम करेगा। एकदम आसानी से अच्छा धीरे धीरे समझना है, लेकिन जो समझना मजबूती से समझना है। तो यहाँ ये डायरेक्टली मतलब इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो इसलिए ये जो है ऑब्जेक्ट का काम किया। ठीक है, यहां देखिए राम लाफ्स एट मी। अब राम हंस रहा है तो हम पर क्या पड़ेगा? दिखेगा नहीं लेकिन पड़ेगा। काय हंस रहा है भाई, तो अंदर ही अंदर हम पर प्रभाव पड़ेगा या आप पर पड़ेगा। अगर कोई किसी पर हंसता है तो या तो
अच्छा वाला प्रभाव पड़ेगा या बुरा वाला प्रभाव पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा जरूर। तो यानी इम्पैक्ट पड़ रहा है। हंस तो रहा है राम, लेकिन इम्पैक्ट पड़ रहा है हम पर या आप पर, है ना। तो इस तरह का भी जो है, तो यहाँ पर जो है ये जो हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ हंसने से प्रभाव पड़ रहा। अब यहाँ देखिए, राम गोज टू मार्केट। अब राम जा रहा है मार्केट, तो क्या मार्केट में गया तो महाभारत के में देखे होंगे आप लोग, या कोई कुंभकर्ण रामायण में देखे होंगे, तो पूरा युद्ध क्षेत्र या पूरा हिलने लगता था, यानी उसके जाने से वहां प्रभाव पड़ जाता था कि आ गया कोई, पूरा युद्ध का जो क्षेत्र है वो पूरा हिलने लगता था। तो ऐसा तो कुछ नहीं होता है कि यहाँ राम गोज टू मार्केट, कोई लड़का है जो बाजार जा रहा है तो बाजार में कुछ हलचल मच जाएगा, बाजार के भी इधर उधर हो जाएगा, ऐसा कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। मतलब उस पर आएगा तो भी ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है, तो उसके आने से मार्केट पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह के अगर सेंस में अगर वर्ब, कोई सब्जेक्ट वर्ब करता है, क्रिया करता है, और उसके करने से उस चीज पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इम्पैक्ट मींस प्रभाव, कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं आता है, तो ऐसे सेंस में जो वर्ब के बाद आता है उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। तो आज के बाद आप लोग को ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग अब चलते हैं अपने मुद्दे की तरफ, जो हम लोग को आज क्या पढ़ना है, क्लाउज पढ़ना है। क्लाउज, क्लाउज बचपन से अपने हाई स्कूल में, एकेडमिक स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ डाउट रहता है, आखिर क्लाउज होता क्या है। छोड़िए, आजकल बिना फायदा के कोई कुछ काम नहीं करता है। क्लाउज आखिर क्यों पढ़े, क्या जरूरी है, तो क्लाउज पढ़ना पड़ेगा भाई, नहीं पढ़िएगा तो करीब करीब सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसमें 5 नंबर के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं इसी क्लाउज से, छोटे से पार्ट से। इसके अलावा आपको लिखना है, पढ़ना है या बोलना है, उसके लिए भी क्लाउज जरूरी है। अगर क्लाउज नहीं पढ़िएगा, जानकारी नहीं रहेगा, तो आप का जो इंग्लिश है समझ में आपको नहीं आएगा, आपको डिफिकल्टीज का अनुभव होगा, ठीक है। इसके अलावा पेपर देखते होंगे, पेपर में कितने लंबे लंबे सेंटेंस लिखे हुए रहते हैं, लंबे लंबे, जैसे द मुखर्जी ऑफ पटना नगर, द मुखर्जी ऑफ पटना नगर वाज अरेस्टेड, ऐसे ऐसे कुछ करके लंबा लंबा सेंटेंस दिया हुआ रहता है। पेपर में पढ़िएगा, बहुत लंबा लंबा सेंटेंस होते हैं, वो सब किससे जुड़े हुए रहते हैं, क्लाउज से जुड़े हुए रहते हैं। अगर क्लाउज की जानकारी नहीं रहेगा तो कैसे समझ पाइएगा, कुछ नहीं होगा, है ना। इसलिए क्लाउज पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग को क्लाउज पढ़ना जरूरी है, इसलिए क्योंकि हम अच्छा से स्पीकिंग कर सके, लिख सके या बोल सके, है ना, और हमको अंग्रेजी का बेसिक नॉलेज हो सके। इसके बिना हमको टेंस भी समझ में नहीं आएगा, जब टेंस समझ में नहीं आएगा तो वॉइस समझ में नहीं आएगा, बाकी सब, यानी एक तरह से हम लोग को अगर इंग्लिश का शुरुआत करना है तो हमको क्लाउज से शुरुआत करना चाहिए। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्लाउज। क्लाउज का मतलब होता है वाक्य खंड, वाक्य खंड, या इस वाक्य खंड, हिंदी के स्टूडेंट होंगे तो वो जान रहे हो वाक्य खंड हो गया, तो इसको वाक्यांश भी बोल सकते हैं, वाक्यांश, ठीक है। इसको उपवाक्य भी बोल सकते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री, है ना, यानी कह सकते हैं सेंटेंस का छोटा भाई, है ना। तो क्लाउज क्या है, तो क्लाउज है, समझ गए,
अब जैसे क्लाउज क्या हो सकता है, अब जैसे एक एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे हम लिखे मोहन इट्स। अब बताइए सेंटेंस है या क्लाउज है? कोई भी बोलेगा जनरली ये सेंटेंस है, ऐसा ही कोई भी बोलेगा, है ना। लेकिन ये सेंटेंस नहीं है, ये क्लाउज है। अभी हम बोले थे कि ये जो छोटा भाई होता है, अब छोटा भाई बड़ा भाई का अंतर कैसे आएगा कि कौन क्लाउज है कौन सेंटेंस है? हम लोग तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, समझते भी आ रहे हैं कि कुछ भी है, कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, आगे डॉट है, वो सेंटेंस होता है। क्लाउज तो नहीं जानते कि क्या होता है। तो क्लाउज देखिए, ये क्लाउज नहीं है, ये क्लाउज है, सेंटेंस नहीं है। अगर सेंटेंस रहता तो ऐसे रहता, मोहन इट्स एन एप्पल। अब इसमें क्या अंतर है? देखिए, जब क्लाउज होने का शर्त यह है, क्लाउज क्या है? क्लाउज इज ए पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस। चाहिए तो लिख सकते हैं, थोड़ा धीरे बोलेंगे। ए क्लाउज इज ए पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस इन विच देयर विल बी ए सब्जेक्ट, एंड ए वर्ब। क्लाउज क्या है? क्लाउज इज ए longer parts of sentence in which there will be a subject and a verb। यानी क्लाउज एक सेंटेंस का भाग होता है जिसमें कि एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है। अगर यही चीज इसमें अगर शामिल हो जाए, अगर यही चीज इसमें शामिल हो जाए, सब्जेक्ट, यानी कहने मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब रहे, तो हम इसको क्लाउज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लाउज बोलेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड हो जाए तो इसको बोलेंगे सेंटेंस। ठीक है, यानी ये क्या हो गया? क्लाउज हो गया, और ये क्या हो गया? सेंटेंस हो गया। गॉट इट? और कुछ क्वेरी होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना क्वेरी रख सकते हैं, डोंट वरी। तो ये देखिए, ये हो गया क्लाउज। अब चलिए एक नया, यानी इससे तो पता चलता है कि कोई भी सेंटेंस में क्या होता है? क्लाउज होता है। कोई भी सेंटेंस में क्लाउज होता है। तो इससे क्या फार्मूला निकला, क्या एक कॉन्सेप्ट निकला? फार्मूला या रूल नहीं होता है इंग्लिश में। फार्मूला या रूल नहीं होता है इंग्लिश में, कॉन्सेप्ट होता है, फैक्ट होता है। तो हम लोग कॉन्सेप्ट पर बात कर रहे हैं, रूल कुछ नहीं होता है, कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है ना? सब आगे धीरे धीरे क्लास मेरे साथ कंटिन्यू रखिएगा तो आप लोग चल जाइएगा, या आप लोग कुछ लोग जानते भी होंगे, है ना। तो कॉन्सेप्ट या रूल नहीं होता। इस तरह हम लोग को पता चला कि क्लाउज जो है, क्लाउज होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब से, और सेंटेंस होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। क्लियर? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी क्लाउज, नोट डाउन कर सकते हैं, कोई भी क्लाउज सेंटेंस नहीं हो सकता है। इस सूत्र से ये पता चल रहा है, ये इस बात से कि कोई भी क्लाउज सेंटेंस नहीं हो सकता है, लेकिन कोई भी सेंटेंस क्लाउज हो सकता है, क्योंकि इसमें भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसमें भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब। यानी कोई भी सेंटेंस क्लाउज हो सकता है
उसको क्लाउज कह सकते हैं, लेकिन किसी क्लाउज को हम लोग सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। ये हमारा यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट निकला। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जैसे कि हम लोग क्लाउज में भी आप लोग सुने होंगे, कौन कौन से क्लाउज? प्रिंसिपल क्लाउज सुने होंगे, फिर कोऑर्डिनेट क्लाउज सुने होंगे और सब ऑर्डिनेट क्लाउज सुने होंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्लाउज किसको कहते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लाउज किसको कहते हैं, ये सब हम लोग को पढ़ना है। तो थोड़ा सा बात है, समझ जाइएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसे कि हम बोले कि एक जो आदमी है ना, था सा ड्राइंग, ये जो आदमी है यहां पर गया, कहा गया? यहां गया, है ना। तो ए मैन, हम बोल सकते हैं ए मैन वेंट देयर, क्या बोले? ए मैन वेंट देयर। और यहाँ पर कोई आदमी है, यहाँ कोई इसके पापा है ना, या इसके पेरेंट्स है, यहाँ कर सकते हैं, है ना, पेरेंट्स है ना, यहाँ पेरेंट्स से मिला एंड, तो इसको ऐसे तो नहीं हम लिखेंगे, ए मैन वेंट देयर एंड मेट देम। अब यहाँ कुछ तो नहीं है, यहाँ तो कुछ जोड़ना पड़ेगा, तो हम लोग एंड लगा सकते हैं कि नहीं, एंड मेट देम व्हेन they were talking। कुछ भी लिख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए, ये एक पार्ट हो गया, एक ये सेंटेंस क्लाउज हो गया, ये हमारा एक क्लाउज हो गया। देख रहे हैं कि नहीं? ए मैन वेंट देयर, यहाँ भी है, यहाँ भी देखिए हमारा है, एक वर्ब है, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक सब्जेक्ट है कि नहीं? यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग। तो ये सब, ये भी क्लाउज हो गया। क्या हो गया? ये क्लाउज हो गया। और यहां तक हम लोग का क्या हो गया? ये क्लाउज हो गया, ये क्लाउज हो गया, ये क्लाउज हो गया, है ना। अब इसमें देखिए, इसमें मेन अगर पूछा जाए, इसमें मेन कौन हुआ? जैसे 4 टीचर रहते हैं, है ना, या 4 कप्तान, कुछ भी 4 बच्चे रहते हैं, उसमें कोई एक ही तो प्रिंसिपल बनता है, या कोई एक ही कैप्टन होता है, जैसे आईपीएल में आप लोग खेलते हैं मैच वगैरह, है ना। तो ये क्लाउज है, ये क्लाउज। इसमें क्या इसमें है? अगर इसमें हम लोग को, इस सेंटेंस में हम लोग को देखना है कि किस पर कौन आधारित है। अगर ये मैन वेंट, अगर ये आदमी नहीं जाता तो न मिलता, आगे का कोई प्रोसेस नहीं होता। तो इस तरह जो भी है ये क्लाउज, ये जो है फर्स्ट, ये हमारा जो है, इसको हम लोग प्रिंसिपल क्लाउज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल क्लाउज पढ़ेंगे, कि जिस पर पूरा सेंटेंस आधारित हो, जिस पर और भी जो अदर क्लाउज हैं वो जुड़े हुए हों, तो उनको कहेंगे प्रिंसिपल क्लाउज, प्रिंसिपल क्लाउज बोलेंगे। ये देखिए, ये जुड़ा किससे रहता है? एंड, व्हेन। अगर आप लोग कंजक्शन पहले से कुछ जानते होंगे तो आपको मालूम होगा कि वास्तव में ये एंड, व्हेन, ये क्या है? कंजंक्शन है। ये क्या है? कंजंक्शन है। ये भी कंजंक्शन है। ठीक है, तो ये कंजंक्शन है। तो जो भी, अब यहां से हम लोग देखेंगे, अब यहां से हम लोग क्लियर होगा कि ये प्रिंसिपल क्लाउज हो गया। हम बोले थे कोऑर्डिनेट, उसके बाद कोऑर्डिनेट क्लाउज होता है। अब देखो उसको कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन कोऑर्डिनेट है, कौन प्रिंसिपल है, कौन सबऑर्डिनेट। तो प्रिंसिपल के बारे में समझ गए कि उसमें देखना है, शुरू में ही जनरली रहता है, और उसमें देखना है कि किस पर पूरा सेंटेंस डिपेंड है, जिसके बिना आगे काम नहीं होगा। तो ये सेंटेंस, अगर ये आदमी जाता ही नहीं तो बाकी का कोई घटना कर्म होता ही नहीं। तो ये प्रिंसिपल क्लाउज हो गया। उसके बाद जो भी उसका अगला जो सेंटेंस है, अगर वह सेंटेंस एंड से जुटे, किससे जुटे? एंड से जुटे,
और से जुटे, अगर यहाँ एंड के जगह है ना, यहाँ एंड रहे, और रहे, नॉर रहे, आइदर रहे, नाइदर रहे, ये इस तरह का कुछ भी रहे यहाँ पर, आइदर और नॉर, आइदर नाइदर, या कुछ इस तरह का रहे, तो इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट क्लाउज। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट क्लाउज। गॉट इट। अगर उसके बाद अगर जो क्लाउज WH फैमिली से जुड़ा हुआ हो, WH फैमिली मीन्स सुने होंगे, नहीं सुना तो सुन लीजिए। WH फैमिली मीन्स व्हाट, वेयर, वेन, है ना, वाई, वेयर, ये सब जो है, ये सब WH फैमिली से जुड़े हुए ये सब कंजंक्शन है। अगर इनसे जो जुड़ा हुआ क्लाउज रहेगा तो उस क्लाउज को बोलेंगे सब ऑर्डिनेट क्लाउज। कौन सा बोलेंगे? इसको बोलेंगे सॉरी आप लोग को हाँ, सब ऑर्डिनेट क्लाउज बोलेंगे। इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट क्लाउज, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल क्लाउज। तो इस तरह हम लोग आज देखें कि क्लाउज क्या होता है, क्लाउज में कौन कौन से क्लाउज होते हैं। तो प्रिंसिपल क्लाउज, कोऑर्डिनेट क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज। अब यहाँ देखेंगे व्हाट, व्हेन। आप लोग के मन में एक बात समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये सब ये तो क्वेश्चन मार्क वाले हैं, क्वेश्चन इनसे बनते हैं, जैसे व्हाई डू यू ईट मैंगो, वेयर डू यू लिव, ऐसे सब आप पढ़ते होंगे। व्हाट डज ही ईट, ऐसे ये क्वेश्चन बनाने में आते हैं। तो कंजंक्शन में कब काम करते हैं, किस सेंटेंस में करते हैं, तो इस पर स्पेशल क्लास होगा, लेकिन शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम इसमें कुछ नहीं है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड होता है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड होता है। अब ये दो है, दो सेंटेंस दो क्लाउज है, तो क्या इनको जोड़ना पड़ेगा ना। तो जोड़ने के लिए क्या चाहिए, ये चाहिए, कोई भी मतलब कंजंक्शन चाहिए। तो यहाँ अगर हम लोग अगर लिख दिए, ये इसमें से कोई उठाकर डाल दिए। अब जैसे हम बोलते हैं मैं जानता हूं कि तुम क्या करती हो, मैं जानता हूं कि तुम क्या करती हो, ये क्या है, क्वेश्चन है? नहीं, सेंटेंस है। मैं जानता हूं कि तुम क्या करती हो। तो आई नो तुम क्या करती हो, तो हम लोग जनरली क्या लिखते हैं, व्हाट डू यू डू। आई नो क्या, आई नो व्हाट डू यू डू, यही लिखते हैं। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को लिखना पड़ेगा आई, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर फुल स्टॉप है, यहाँ क्वेश्चन नहीं है, यहाँ फुल स्टॉप है। तो यहाँ पर भी तो आई नो व्हाट यू डू बोलेंगे। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, आई नो, फिर बोलेंगे मैं नहीं जानता हूं कि वह कहां रहती है, मैं नहीं जानता हूं
कि वह कहाँ रहती है। आई डोंट नो। अगर पहले की तरह जाने तो हम लोग आई डोंट नो वेयर डज शी लिव ऐसे हम बोलेंगे, वेयर डज शी लिव। लेकिन ये गलत हो जाएगा, हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, आई डोंट नो वेयर शी लिव्स। देख रहे हैं ना, ये जो फॉर्मूला है, यहां पर कंजंक्शन लिख देंगे हम लोग। यहाँ पर कंजंक्शन लिख देंगे, है ना। तो ये जो हो जाएगा, ये यहीं पर जो है हम लोग का जो कंजंक्शन का जो WH फैमिली है, सबऑर्डिनेट क्लॉज का यहाँ पर यूज होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ हम इसको क्वेश्चन नहीं समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन नहीं है, ये सेंटेंस है। तो चलिए ठीक है, आगे के क्लॉज का जो सेकंड पार्ट है वो हम लोग जल्दी ही लाएंगे।